हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज सेकेंड लेक्चर इन ऑर्गेनिक है। हम लोग मेटलर्जी पर स्टडी कर रहे थे। तो बच्चों, आपको यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है सेकेंड क्लास के लिए। तो हम लोग जो फर्स्ट क्लास में स्टडी किए थे उसी के बाद सेकेंड क्लास के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कल के बाद आज दूसरा क्लास है मेटलर्जी का। उसमें कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे नोट करके। पहला नोट में लिखा हुआ है एल्युमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट। भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले धातु एल्युमिनियम होते हैं। फिर से नोट करेंगे, एल्युमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट। भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले धातु एल्युमिनियम होते हैं। दूसरा जो लिखा हुआ है नोट में, आयरन इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट। आयरन भूपट्टी पर पाए जाने वाले दूसरा सर्वाधिक धातु होते हैं। तीसरा नोट करके लिखा हुआ है ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल्स और एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन भूपट्टी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक अधातु या तत्व होते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इसे बार बार देखते रहेंगे। अगर क्वेश्चन करे कि जो अर्थ क्रस्ट है, भूपट्टी है, इसमें सबसे अधिक कौन से धातु पाए जाते हैं, ऑब्वियसली आप आंसर एल्युमिनियम करोगे। तत्व तो दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। अगर तत्व के बारे में पूछे कि भूपट्टी पर सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो उसमें आप बच्चों आंसर करोगे ऑक्सीजन के बारे में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अधातु भी है। अगर मैंने यहाँ लिखा भी है अधातु के बारे में, आप देख सकते हैं हमारी भूपट्टी पर वाटर, पानी, लगभग जमीन के पर सबसे अधिक पाए जाने कौन होते हैं? वाटर होते हैं। इसके अलावा एयर में तो सभी जगह ऑक्सीजन मिलते हैं। तो भूपट्टी पर अगर पूछे सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं तो ऑक्सीजन मारोगे। चूंकि ऑक्सीजन अधातु होती है, इसलिए मैंने यह लिख भी दिया हूं कि ऑक्सीजन भूपट्टी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक अधातु है या फिर तत्व कह दो। तो इस पहला पॉइंट को और आप ये तीसरा पॉइंट को इससे आप हमेशा मार्क करके रखोगे, क्योंकि बार बार एग्जाम में इसको रिपीट करते रहा था। खास करके बोर्ड एग्जाम में, हमारे खास करके बिहार के बोर्ड एग्जाम में ये दोनों पॉइंट बार बार रिपीट करते रहता, तो आप कंफ्यूज मत करना। जैसे बच्चों फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि मेटलर्जी बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन आपको इसमें याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? इसमें कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बट हम लोग इसको समझकर याद करेंगे। और मैंने कहा था कि जो मेटलर्जी हम लोग देख रहे थे, इस मेटलर्जी में सबसे जो प्रॉब्लम करता है उसके टर्म के बारे में। उसके जो टर्म होती है ना, बड़ी क्लिष्ट होती है और उस टर्म को अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाती है। जब हम लोग किसी टर्म का अध्ययन करेंगे तो उसको हम टर्मिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। लॉजी मतलब अध्ययन करना, टर्म मतलब शब्द। यहाँ पर कुछ शब्द के बारे में देखेंगे हम लोग, और वो किससे संबंधित होगा? आपके मेटलर्जी से संबंधित होगा। तो पहला टर्म आपके पास आ रहा है मिनरल, जिसे आप खनिज बोलोगे। क्या बोलो? MINERALS, मिनरल्स, जिसे हम लोग खनिज के नाम से जानते हैं। तो खनिज किसको बोलेंगे हम लोग? देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है those
naturally occurring chemical substances which are get from mines called minerals. फिर से एक बार देखेंगे, those naturally occurring chemical substances which are get from minerals from mines are called minerals. प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी रासायनिक पदार्थ जिसे हम लोग खान से प्राप्त करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल के नाम से जानते हैं, खनिज के नाम से जानते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी, उसका यहाँ लिखा हुआ है, रासायनिक पदार्थ जिसे खान, खान मतलब माइन से प्राप्त किया जाता है उससे हम लोग खनिज कहते हैं। खान, ये सलमान खान और शाहरुख खान की बातें नहीं हो रही यहाँ पे, कुछ भी आप जमीन के अंदर से प्राप्त करते हो ना उसको हम लोग खान के नाम से, जैसे कोयला प्राप्त करते हो, कोयला कहीं खान से प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से जब खान से हम लोग किसी भी रासायनिक पदार्थ को प्राप्त करेंगे, केमिकल सब्सटेंस को प्राप्त करेंगे तो उसको हम लोग मिनरल के नाम से जानेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, अब जल्दी से नोट करते चलेंगे। अगर आपने इसे नोट कर लिया होगा तो मैं टर्मिनोलॉजी के सेकेंड पॉइंट पर चलूं। पहला पॉइंट था मिनरल्स, सेकेंड पॉइंट आपके पास है और, जिससे हम लोग एस के नाम से जानेंगे। इस एस को समझने के लिए आपके बोर्ड पर दो सिंपल फिगर बना हुआ है। एक माइन का फिगर यहाँ बना हुआ है और दूसरा माइन का फिगर यहाँ बना हुआ है। माइन मतलब खान, जहाँ से आप कुछ मिनरल प्राप्त करोगे, जहाँ से कुछ खनिज पदार्थ प्राप्त करोगे। सपोज मैंने एग्जांपल लिया, मैं आयरन के, लोहा के खनिज को प्राप्त करना चाह रहा हूँ, है ना। मैंने एग्जांपल लिया, मैं लोहा के खनिज को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप ये जान लें, जब किसी खनिज से हम लोग किसी तत्व को प्राप्त करते हैं, जैसे कि लोहा को प्राप्त करना चाहते हैं, ये नहीं कि किसी भी खान में लोहा का बड़ा बड़ा बंडल पड़ा हो सके कि निकालो, ऐसा नहीं होता। तो लोहे जो खान में मिलेंगे वहाँ पर कुछ अशुद्धियों के रूप में मिलती है। जैसे मैं लोहा के बारे में बात करूँ, उसमें मिट्टी मिलेगा, क्ले मिलेगा, बाद सैंड मिलेंगे, उसमें वो सतह कुछ और मेटल मिला हुआ हो, कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, तो एक खान यहाँ पर है, दूसरा खान यहाँ पर है, एक माइन यहाँ पर है, दूसरा माइन यहाँ पर। मैंने सपोज किया हूँ इस माइन से मैं प्राप्त करना चाहता हूँ लोहा के खनिज को, आयरन के मिनरल को। तो लिखा यहाँ पर मिनरल्स ऑफ आयरन, लोहा का खनिज। इस माइन से मैं प्राप्त करना चाहता हूँ मिनरल्स ऑफ आयरन, लोहा के खनिज। तो यहाँ देखो, इस खान में लोहा जो पाए जाने की संभावना है मात्र 5% है, और इस खान से जो लोहा प्राप्त करोगे इसमें लोहा पाए जाने की संभावना कितने परसेंट बच्चों? 60%। मैंने सपोज किया। तो कहीं भी ये एक ड्यूटी होती है कि जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो, उसे बेचकर आप जितना, उसे बेचकर आप अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हो। मुनाफा करने का मतलब ये हुआ कि जिसे बेचने, जिसे निकालने में, प्राप्त करने में जितना मुझे लागत लगी थी, जितना खर्च हुआ था, क्या उसे बेचने पर मुझे उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है? अगर मुझे जितनी लागत लगी थी, अगर उसके बराबर मुझे बेनिफिट नहीं मिलता हो, लाभ नहीं मिलता हो, तो हम लोग उस प्रकार के पदार्थ को क्यों प्राप्त करें? नहीं प्राप्त कर सकते ना। तो यहाँ भी देखो वही बात यहाँ भी हो रही है। लोहा के दो खनिज हैं, आयरन के दो मिनरल्स हैं, मैं दोनों को माइन से निकालना चाह रहा हूँ। तो इस लोहे में भी इम्प्योरिटीज है, अशुद्धियाँ हैं खनिज में, इस खनिज में भी अशुद्धियाँ हैं। ओके, बट इस खान से जो लोहा को प्राप्त करना चाह रहे हैं, इस खनिज में मात्र 5% लोहे की खनिज पाए जाने की संभावना है, और यहाँ से जो खनिज से प्राप्त करना चाह रहे हो बाबू, उसमें 60% लोहा पाए जाने की संभावना है। अब खुद से सोचो, अब आपके लिए कौन से खनिज निकालने के बाद बेचने, कौन सी खनिज को निकालने के बाद अधिक से अधिक फायदा होने की संभावना है? आप आंसर करोगे सेकंड वाले। क्यों? क्योंकि इसमें खनिज पाए जाने, लोहे के जो खनिज है वो 60% पाए जाने की संभावना है। ठीक है, तो
प्रायोरिटी करेंगे, सबकी प्रायोरिटी होती है कि किसी भी चीज़ को आसानी से प्राप्त हो और बेचने के बाद अधिक से अधिक मुझे मुनाफा हो। तो लगता है शायद इसी खनिज में होंगे। तो हम लोग देखो बाबू, लोहे के खनिज तो दोनों हैं, ये भी और ये भी है, बट शायद इसको निकाल कर आप अधिक से अधिक बेनिफिट नहीं प्राप्त कर पाओगे। बट इससे आयरन को निकाल के, इससे लोहे को निकाल के, आयरन को निकाल के आप अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें लोहे के पाए जाने की संभावना अधिक है। इसलिए हम लोग इस आयरन का जो आपके पास ये मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, इसको हम लोग अयस्क के नाम से जानेंगे। हम लोग इसको अयस्क के नाम से नहीं जानेंगे। तो देखो बाबू, यहाँ पे आपके पास क्लियर है कि दोनों ही खनिज हैं, ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, बट हम लोग इस खनिज को अयस्क बोलेंगे, इस खनिज को अयस्क नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस खनिज को हम लोग आसानी से प्राप्त करेंगे और उसे बेचकर हम लोग अधिक से अधिक फायदा प्राप्त करेंगे। इसलिए हम लोग इस लोहे के खनिज को हम लोग अयस्क के नाम से जानेंगे, लेकिन हम लोग इसको अयस्क नहीं जानेंगे। तो अयस्क का देखो क्लियर सा डेफिनेशन है कि वे सभी खनिज, पहले यहाँ पर देख लो, तो हम लोग उन सब खनिज को अयस्क बोलेंगे जिससे धातु की प्राप्ति, मेटल की प्राप्ति, जनरली हम लोग और से, अयस्क से मेटल की प्राप्ति करते हैं। उन सभी हम लोग खनिज को अयस्क बोलेंगे जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से हो और आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो। उन सब खनिज को हम लोग अयस्क के नाम से जानेंगे। देखो वो यहाँ लिखा हुआ है, those minerals from which metals can be extracted easily and economically beneficial are called ores। फिर से एक बार सुनेंगे बच्चों, those minerals from which metals can be extracted easily and economically beneficial are called ores। वे सभी खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से होता हो तथा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो, क्या कहलाएगा बच्चों? अयस्क कहलाती है। फिर से आप सुनेंगे, वे सभी खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से होता हो तथा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो, अयस्क कहलाती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज आपको नोट करने के लायक होगी। तो खनिज तो ये भी थे, खनिज तो ये भी थी, बट इस खनिज को हमने पार्टिकुलरली विशेष करके अयस्क के नाम से जाना। क्यों? क्योंकि इस खनिज से आप अयस्क का निष्कर्षण आसानी से करोगे और लाभदायक होगा। लेकिन हम लोग इस खनिज को अयस्क नहीं बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे नोट करके आपके पास लिखा हुआ है, ऑल the ores are minerals but all minerals are not ores। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी अयस्क, ये भी खनिज थे, ये भी खनिज थे, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ओके बच्चों, किसी को डाउट है ना? अगर कोई डाउट नहीं है, आप लोग क्या करो, इसे नोट कर लो। फिर से मैं आपसे रिपीट करूंगा कि इनऑर्गेनिक को स्टोर करके नहीं रखना है। बहुत छोटा छोटा मैं पार्ट आपके पास डाल रहा हूँ, बिल्कुल पूरी फर्स्ट क्लास ही इसको अप टू डेट रखना है, डेली इसको स्टडी करना है। क्यों? इनऑर्गेनिक का बस एक ही टारगेट है, आप उसे रटो, बट रटना समझ कर रटना है, और नहीं रटोगे तो फिर आपको एग्जाम से हटा